हमारे प्रधानमंत्री तो ईवीएम के पीएम है। भारत देश की जनता ने चुन के नहीं भेजा, वो तो ईवीएम से 20% वोट चुना के बने हैं पीएम। तो मैं तो उन्हें ईवीएम का ही पीएम कहता हूँ ना। जितने भी बीजेपी के सीएम या पीएम हैं या मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो सब ईवीएम के द्वारा बने हुए हैं। वो बता मोदी जी को ये रहे कि तुम प्रधानमंत्री नहीं हो, तुम मशीनों के द्वारा चोरी करके जीते हुए प्रधानमंत्री हो। तो मेरे सामने चू भी नहीं करनी है। तो मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत अच्छा फैसला कर रहे हैं। वो मेरी नज़र में वो सब के सब फैसले बिल्कुल गलत हैं। भारत के संविधान और भारत के संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, मूलभूत जो भावना है, उसके डायरेक्टली खिलाफ हैं। क्योंकि ईवीएम के द्वारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को ये बात नहीं समझ में आती होगी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन अब फैसला है तो है कि जितनी भी हमारी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अंदर जो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट और जो उनके स्लीपर सेल्स हैं, वो अपनी लीडरशिप को कब तक रोक सकते हैं हमारी बात मानने से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं रंजय कुमार। 90 के दशक में एक मूवी आई थी कि दिल है कि मानता नहीं, और गाना भी ये काफ़ी फेमस हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ है, ईवीएम के मामले में मोदी सरकार है कि मानती नहीं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप भी जो है इस बात को कहीं ना कहीं मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ईवीएम से जो चुनाव होते हैं उसमें गड़बड़ी हो सकती है। इसके पहले एलन मस्क भी कह चुके हैं, कई लोग कह चुके हैं। लेकिन भारत सरकार को इस बात में मानने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा साहब। सर, पहले तो स्वागत है आपका चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने। सर, तो आपके साथ तो अब डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात को, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, तो बाकी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब आपने काले रंग की जैकेट पहनी हुई है, तो अब चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब कहें, एलन मस्क साहब कहें, कोई भी कहे, या आइंस्टीन कहें या अल बरूनी कहें, काला रंग तो काला ही रंग रहेगा। जो लोग इसे सफ़ेद रंग की बताने की कोशिश कर रहे हैं वो फ्रॉड है। ये है महत्वपूर्ण बात। वो अपने किसी मकसद की वजह से लोगों की आंखों में मिर्ची डाल के इसको सफ़ेद टी शर्ट या जैकेट बताएंगे। इतनी सी बात है। पेपर बैलेट मस्क ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो अब कही है बात। उससे पहले किसने ऐसा कहा है कि ईवीएम से चुनाव होने चाहिए? एक आदमी का नाम बता दो आप, सिर्फ मोदी जी और जो आरएसएस के लोग हैं उनको छोड़ के। एक आदमी का नाम जो उनके एजेंट नहीं हो, दुनिया भर में कहीं से भी, के पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने चाहिए, उससे नुकसान होगा। ये दुनिया भर में किसी ने आज तक कहा ही नहीं। तो इसमें कौन सी हमने बड़ी बात कर दी जो आप ये कह रहे होगे अब तो ट्रंप साहब भी हमारे साथ हो गए? तो कोई भी होगा वो यही कहेगा कि पेपर बैलेट से सबसे सुरक्षित चुनाव होते हैं, पेपर बैलेट से सबसे पारदर्शी चुनाव होते हैं, पेपर बैलेट से सबसे लेकिन सरकार तो नहीं मानती इस बात को। सरकार तो देखिए, हमारे प्रधानमंत्री तो ईवीएम के पीएम हैं कि नहीं है? तो अब वो कैसे कहेंगे पेपर बैलेट? तो मैंने नहीं सुनी। इंडिया के पीएम थे, आपने बोल रहे हैं ईवीएम के पीएम है। नहीं, वो भारत देश की जनता ने चुन के नहीं भेजा, वो तो ईवीएम से 20% वोट चुना के बने हैं पीएम। तो मैं तो उन्हें ईवीएम का ही पीएम कहता हूँ ना। फडणवीस साहब जो अपनी पहली स्पीच में मेरा नाम ले लेके पता नहीं कितनी बातें मेरे बारे में अच्छी बुरी बोलते हैं, वो भी कोई महाराष्ट्र की जनता के सीएम तो है नहीं, वो तो ईवीएम के सीएम है। तो जितने भी बीजेपी के सीएम या पीएम हैं या मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो सब ईवीएम के द्वारा बने हुए हैं। तो अब वही नहीं बोलेंगे? उनकी तो एग्जिस्टेंस ही ईवीएम के जरिए है। मैं तो अब आज ईवीएम का नाम भी इतने दिन बाद ले रहा हूँ। ये फ़ायदा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब के कहने से, जो यूट्यूब इसको वो बैन कर रखा है इस शब्द को ही, वो लेने में हमें थोड़ी सी आसानी हो गई बस। बाकी तो सच रहेगा, चाहे एक आदमी कहे या 1 लाख आदमी कहे। अगर पूरी दुनिया मिलके ये कहने लगे कि ये जैकेट जो है आपकी वाइट है, तो ये वाइट हो जाएगी क्या? इसमें नंबर्स की बात ही नहीं है, सच्चाई की और झूठ की बात है। मोदी जी की एग्जिस्टेंस, किसी बड़े आदमी ने, बड़े अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने अगर ये बात कही है तब तो बात महत्वपूर्ण हो जाती है ना। अगर कोई रिक्शा वाला बात कहे किसी बात को और राष्ट्रपति कोई कहे, बात में फ़र्क हो जाता है। बिल्कुल फ़र्क हो जाता है। जो बेईमान और चोर होते हैं, जो अपने बड़े बड़े पदों का दुरुपयोग करके एक झूठ थोप रहे होते हैं, उनके मुंह पे एक ज़बरदस्त तमाचा लगता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी के मुंह पे तमाचा मारा ट्रंप साहब ने, ये मत कह दीजिएगा आप। हालांकि उनके बराबर जो कह रहे हैं आप कह रहे हैं। हाँ, मैं ही कह रहा हूँ। कोई लोग ये ना समझ ले कि मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी के मुंह पे ट्रंप साहब ने तमाचा मार दिया। हालांकि उन्होंने बराबर में बिठा के, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हाइट हाउस में हुई है ना, तो पेपर बैलेट की बात करने का या ईवीएम की बात करने का कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था। तब भी उन्होंने कहा, मेरा ऐसा अंदाजा है कि वो मोदी जी को ये बता रहे थे कि तुम
भारत के प्रधानमंत्री नहीं हो, ईवीएम के प्रधानमंत्री हो, इसलिए जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा और वो करके भी दिखाना है, ऐसा मेरा निष्कर्ष है। ऐसा कोई मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन वरना मुझे कोई कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया ट्रम्प साहब का। और उसके बाद वो बार बार पेपर बैलेट की बात कर रहे हैं, बार बार ईवीएम को गलत बता रहे हैं। तो ये सीधा सीधा, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं भारत का भी जिक्र करते हैं कि इतने पैसे मैंने भारत को, हमारे देश ने दे दिए, 21 मिलियन 19 मिलियन, कितनी बातें। वो $21 मिलियन की बात आ रही है, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने अपने मित्र मोदी को दिए हैं। हाँ, वो मतलब फिगरेटिवली स्पीकिंग ऐसा, देखिए मैं तो सच्ची बात करता हूँ, वो मोदी जी से मतलब उनका मेरे ख्याल से यही होगा, अनलेस कि उन्होंने मोदी जी को रिश्वत के रूप में लिए, जो कि मुझे नहीं लगता है। वो मोदी जी को देने का मतलब शायद उनका होगा कि भारत को दे दिए चुनाव में वोटर परसेंटेज। माय फ्रेंड मोदी कहा है उन्होंने, व्हाइट हाउस का जो यूट्यूब चैनल पे है वो वीडियो। हाँ, वो मगर एक तरीके से बोलने का तरीका होता है, मगर वो बता मोदी जी को ये रहे हैं कि तुम प्रधानमंत्री नहीं हो, तुम मशीनों के द्वारा चोरी करके जीते हुए प्रधानमंत्री हो, तो मेरे सामने चूं भी नहीं करनी है तुम्हें, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि वो 19 मिलियन की बात मेरे ख्याल से मोदी जी के लिए नहीं बोली है, ये अपना अपना निष्कर्ष है, क्योंकि मैं फेयर आदमी हूं तो मैं फेयर बात करना चाहता हूं। ये एक तरीके से एग्जैजरेशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पे कोई कार्रवाई नहीं करता। जब ये याचिकाएं दाखिल होती है तब वो ईवीएम को लेकर जो है सारे निरस्त कर देता है याचिकाओं को। जज लोया का नाम सुना है आपने? जज लोया का नाम सुना है आपने? बस यही इसका जवाब है। तो आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट, फिर मैं वही बात, सुप्रीम कोर्ट कल ये डिक्लेयर कर दे कि मैंने ये वाइट स्वेटर पहना हुआ है, तो ये वाइट हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ये बात तो ऐसे है, पूरी दुनिया में है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज तक, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे केसेस हमारे बड़े बड़े वकील बोलते हैं ना, हारने के लिए लड़े जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर केस जो हारे गए हैं वो हारने के लिए ही लड़े गए थे। हमारा केस भी तो सर्वाइव कर रहा है, हम तो पॉजिटिव रिजल्ट ला ही रहे हैं। इसके बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत अच्छा फैसला कर रहे हैं। वो मेरी नज़र में वो सब के सब फैसले बिल्कुल गलत हैं। भारत के संविधान और भारत के संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, मूलभूत जो भावना है, उसके डायरेक्टली खिलाफ हैं, क्योंकि ईवीएम के द्वारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को ये बात नहीं समझ में आती होगी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन अब फैसला है तो है। लेकिन किसी भी कोर्ट ने आज तक एक बार भी ये नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडेड, कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं कराए जा सकते। और ये नहीं कहा है किसी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने, हाई कोर्ट की जजमेंट ने आज तक भी, डिस्पाइट इतनी बेकार केस लेके लोग जाते हैं और कैसे कैसे बहस करते हैं कि ईवीएम के द्वारा ही चुनाव होंगे मैंडेटरीली, ये ऐसा किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने नहीं कहा। क्या आने वाले समय में हम ऐसा देख सकते हैं कि ईवीएम पे भारत में चुनाव हो? ईवीएम पर तो हो ही रहे हैं, बैलेट पेपर पे हो? इसमें मुझे तो 1% भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है, और मैटर ऑफ टाइम ये है कि जितनी भी हमारी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अंदर जो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट और जो उनके स्लीपर सेल्स हैं, वो अपनी लीडरशिप को कब तक रोक सकते हैं हमारी बात मानने से। बस इतनी बात है। बाकी मुझे 1% भी शक नहीं है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज ना भी चाहेंगी तो देश की जनता, अब मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ ना, कल मैं जैसे झांसी में था, आपने देखा वहाँ की जनता ने ईवीएम के बारे में मुझसे सवाल पूछा, जबकि मैं इतने महत्वपूर्ण विषय पे गया था। तो कैसे लोगों ने भीड़ लगा के हमें हर जगह घेर के, लोग कहते हैं कि आप ईवीएम की बात से पीछे नहीं हट जाना, आप किसी की बात नहीं सुनना, हम आपके साथ हैं, ये हमारा मुद्दा है जो आप उठा रहे हो, किसी की बात मत मानना, सब बेईमान है। जो ईवीएम की बात करता है, ये देश की जनता कहती है मुझसे, वो बेईमान है, चोर है, हमारा दुश्मन है। ये ऐसा नहीं है कि ये बात राहुल जी नहीं समझते, लेकिन अब एक फिर कमेटी बना दी। क्या कांग्रेस पूरा जोर नहीं लगाना चाहती? क्या वो ईवीएम को हटाने का सिर्फ एक जो है नाटक करी, ऐसा कुछ है? नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं कहूँगा मैं। कांग्रेस के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं, वो किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, उनकी सुपारी या उनका मैंडेट ही है कि दुनिया में कोई भी बात कर लो आप, यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़े तो हमें 2-4 शब्द भी बुरे बोल लो। जब भी जो बहुत सारे आपको जो स्पोक्स पर्सन नज़र आते हैं ना, कुर्ता उर्ता कलफ का पहन के, मोदी जी को बड़ा सख्त लफ्ज़ बोलते हुए, वो उनकी इजाज़त से बोलते हैं कि बस ईवीएम से ध्यान हटाओ। खाने में सब मिली भगत है। नहीं, वो उनको इसलिए इजाज़त, खास तौर पे इजाज़त मिली हुई है कि ईवीएम से बाहर हटा दो, बस तुम हमें गाली दे लो, 21 मिलियन खा गए, 19 मिलियन खा गए, ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर दी हमने, कुछ भी बोल लो, पैसे दे दिए, प्रवेश वर्मा के जरिए ये कर दिया हमने, ये कर ली, चोरी कर ली, डकैती कर ली, अडानी को दे दिए, ईवीएम से हमें बचा लो। तो ये जो बोलते हैं ना, ये नूरा कुश्ती में बोल रहे हैं, ये इतने हिम्मती लोग नहीं हैं
जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में, उनकी हिम्मत कितनी है वो मुझे पता है, मैं पर्सनली भी जानता हूं उन सबको। तो वो सब मिली भगत से उनकी स्टेटमेंट्स हैं ऐसी। और ईगल ग्रुप जो बना है ये लेटेस्ट है, हम लोगों की पेपर बैलेट की मुहिम को रोकने के लिए एक ईगल ग्रुप बन गया है, जो मेरे ख्याल से पूरी ताकत से इस काम पे जुटा हुआ है कि किसी भी प्रकार से ईवीएम की तरफ से राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का और खड़गे जी का ध्यान हटा लिया जाए। ये सब करोड़ों रुपए भी पार्टी के ले रहे होंगे और गलत रास्ते पे लीडरशिप को ले जा रहे हैं। लेकिन कितने दिन तक? जनता आ रही है ना, जनता राहुल जी से सवाल करना शुरू करेगी। अभी प्रियंका जी अब जाएंगे ना कैंपेनिंग करने, बिहार में जाएंगे, वहां जनता इनको रोकेगी और पूछेगी कि आप हमारे वोटों की रक्षा करने के लिए काबिल क्यों नहीं हो, क्यों आप पेपर बैलेट से चुनाव नहीं कराते। तब ये इनका ईगल ग्रुप कहां जाएगा? ईगल ग्रुप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की मुहिम को रोकने के लिए काम कर रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। प्राचा साहब, क्या लगता है कोर्ट के रास्ते से बैलेट पेपर से चुनाव होंगे या कि लोगों को जन आंदोलन करना पड़ेगा? आप तो कानून के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, कोर्ट के रास्ते से भी हम जीत सकते हैं, लेकिन कोर्ट के रास्ते से जीत के क्या होगा? सरकार कानून बदल देगी। हुआ तो है, हरियाणा में हम केस जीत गए, कह दिया गया कोर्ट द्वारा कि 90 की 90 सीटों के वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज हमें दे दो, और अगर दे देंगे तो हम चला देंगे, पब्लिक खुद ही निपट लेगी इनसे। उसके लिए उन्होंने कानून बदल दिया। और जयराम रमेश जी ने, अब अभी वो ऑर्डर नहीं आया है, अपलोड नहीं हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा। जयराम रमेश जी की जो बात मैंने पहले कही थी, जयराम रमेश जी ने केस डाल दिया मेरे जो केसेस हैं उनको खराब करने के लिए। अब जयराम रमेश जी के केस का बहाना बना के चुनाव आयुक्त हर मेरे केस में कह रहा है कि अभी इस मुद्दे पे वीडियोग्राफी को ना दिया जाए प्राचा साहब को, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में जयराम रमेश जी का केस लंबित है। तो इतना बड़ा नुकसान उन्होंने हमारा किया, लेकिन हम झेलेंगे, इन्हें झेल रहे हैं। जयराम रमेश जी कब तक रोक लेंगे आरएसएस के साथ मिलके पेपर बैलेट को? हम भी देखते हैं कब तक रोक लेंगे। सर, बस एक आखिरी सवाल कि जो ये आरोप लगा है, जो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने 21 मिलियन जो है भारत को दिए हैं, मोदी को दिए हैं, उसके बाद से लगातार कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को कह रही है कि बाहर से पैसा आता है, लोकतंत्र को प्रभावित किया जा रहा है, वोटर टर्नआउट जो हो रहा है, जो बैलेट मशीनों में, जो ये ईवीएम मशीनों में जो हो रहा है वोटर टर्नआउट शाम 5 बजे के बाद, तो वो आरोप लगा रही है कि सब बाहर के पैसे से हो रहा है। तो इस पर जवाब देने के लिए श्वेत पत्र लाने की बात करिए, तो लोकतंत्र को प्रभावित किया जा रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सब ये जो सॉफ्ट पेडलिंग हो रही है, ये सब आरएसएस के टच से हो रही है, बीजेपी के टच से हो रही है, अमित शाह जी और मोदी जी से मिलके हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने कोई गलती नहीं की है। कांग्रेस पार्टी का मैं बता रहा हूं आपको, उसके अंदर जो आरएसएस और बीजेपी के टच के लोग हैं, पिछले 2014 से तो ये बात हकीकत है, पूरे देश में एक भी व्यक्ति, और ये बात तथ्यात्मक रूप से सही है, किसी भी विदेशी फंड को ले ही नहीं सकता होम मिनिस्ट्री की जानकारी के बगैर। ले सकता है? सब तो वाइट में बैंक ट्रांजैक्शन से होते हैं ना। इतने बड़े बड़े हमारे जो हमारे सोशल वर्कर हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनको आप देखते हो, ऐसे ऐसे करके देखते हैं हम सब, वो सब करोड़ों करोड़ों रुपए बाहर से लेते आ रहे हैं। सब अमित शाह जी को रोज शाम को खबर जाती है, जितने आए 50-50, 60-60 करोड़ तो केसेस फाइल करने के लिए जा रहे हैं हर साल। ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं हमारे। तो मोदी जी ने क्या किया है, उनको क्या बोला है, तुम सब कुछ भी कर लो, लेकिन ईवीएम के लिए केसेस हारने के लिए डालने हैं, तो वो हारने के लिए डाल रहे हैं। अब तो सबके कच्चे चिट्टे खुल रहे हैं ना। एक का नाम मैं उनमें से भी ले रहा हूं, योगेंद्र यादव आरएसएस के एजेंट हैं, डायरेक्ट ईवीएम की लड़ाई को डाइल्यूट करने के लिए वो फ्रंट एंडिंग कर रहे हैं। उनके पीछे और उनके बहुत सारे दोस्त हैं। धीरे धीरे करके सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तो नहीं, सबको एक्सपोज करेंगे। कुरैशी साहब एक और हैं, उनका नाम तो आ ही गया खुल के, तो मैं ले लूं, वो भी आरएसएस के एजेंट हैं। आप जिसमें दम है, जो मेरी बात को झुटलाना चाहता है, आपके चैनल पे आके लाइव डिबेट कर ले, मैं सबके सबूत दे दूंगा, लॉजिक ही दे दूंगा कि किस तरीके से ये लोग शामिल हैं। पैसा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी थोड़ा देखिए, 90% देश में पैसा, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, और 2014 के बाद तो 99% पैसा जो देश में आ रहा है वो आरएसएस की एजेंसीज ला रही है। जितनी एनजीओज हैं उनके, जितने उनके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, 99%। तो सब कुछ सरकार की जानकारी में है, पैसा अगर आया है तो उन्हें पता है। हाँ, पता है। तो और कांग्रेस पार्टी को पैसा इस्तेमाल करने देगा कोई 2014 के बाद? किसी, उनके तो बैंक अकाउंट सीज कर लिए। तो कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, उसके अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं उनको पैसे आ रहे हैं। अभी एक शशि थरूर जी एक और नए वाले हैं, वो भी कौन है? ये सब लोग रैकेटियर्स हैं।
आप भले ही एमपी बना दें, धोखाधड़ी करके टिकट ले लें, वर्कर्स का हक मार के टिकट ले लें। कौन शशि थरूर, बताओ मुझे आप। कांग्रेस नेता है, मैं तो यही जान। अरे नेता हैं इसलिए जान रहे हो ना आप, वैसे कौन है वो, क्या है, अभी क्या कर रहे होते? एट बेस्ट वो किसी छोटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तो रहे होते, लेक्चरर, और वो भी काम वो बेईमानी से कर रहे थे, ईमानदारी से तो कर नहीं रहे थे। उनकी आपने देखी नहीं है क्या गतिविधियां होती हैं? एक दिन सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ घूम लो, उनको तो घर में ना घुसने दे कोई अपने, इस प्रकार का उनका कैरेक्टर है। और वो आदमी कह रहा है कि मैं नेता हूं, तो ये किसकी गलती है? ये कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल्स की गलती है। अब क्या है कि वेणुगोपाल जी ने और जयराम रमेश जी ने शशि थरूर जी से बगावत कराई है इस टाइम, क्योंकि उनके ऊपर जो हमला हो रहा है जनता और वर्कर्स की तरफ से, उसका डाइवर्ट कर सके शशि थरूर जी पे। हैं ये सारे के सारे एक ही, इसमें कोई शक नहीं। अभी बहुत सारे नाम सामने आएंगे, लेकिन बुनियादी बात यही है कि अगर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप चाहे तो उसको एक मजबूत आंदोलन इस पे भी छेड़ना चाहिए कि कराओ, एफआईआर दर्ज कराओ। आरएसएस और बीजेपी किसी हाल में किसी कीमत पे, ये तो व्हाइट पेपर की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये तो सॉफ्ट पेडलिंग है, इससे तो किसी का नुकसान नहीं होता, वो व्हाइट पेपर लाएंगे नहीं। एफआईआर दर्ज कराओ, कोर्ट मॉनिटरिंग में। कांग्रेस पार्टी के ना, हमने हमारे लोगों ने पैसे लिए ना, हम ही पिटीशन डाल रहे हैं, जयराम रमेश जी डाले ना, मेरी तो पिटीशन को नुकसान करने के लिए डाल दी, आप डालें पिटीशन, कराओ। आरएसएस और बीजेपी किसी हालत में किसी कीमत पे फॉरेन फंडिंग के बारे में कोई केस नहीं दर्ज करेगी, ये मेरी गारंटी है। अगर सबके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि 99% लोग तो उनके पकड़े जाएंगे, 90% से ज़्यादा तो 100% उन्हीं के लोग पकड़े जाएंगे, ये बात आप समझ लो। और किसी ने तो अगर 1 रुपया लिया होगा ना, तो आरएसएस के लोगों ने 1-1 लाख रुपए ले रखे हैं, इतना फर्क है। और वो भी 1 रुपया भी इसलिए लेने दिया है ताकि कोई एकदम से ही बिल्कुल ओपनली आके इनकी खिलाफत ना करने दे, ताकि कुछ ना कुछ गंदा करके दूसरी पार्टी के लोगों को भी रखा जाए। सर छोटा जवाब दीजिएगा, क्या बिहार चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है? देखिए, अगर तेजस्वी यादव जी जैसा वो कह रहे हैं, अभी भी हो सकता है। वो तो कह रहे हैं ना, हम जीत जाएंगे तो हम इसको खत्म कर देंगे, अभी भी हो सकता है अगर वो हमारे से बात करें और हमारी जो स्ट्रैटेजी है। मैंने तो केजरीवाल जी से भी ये बात कही थी, पर फिर वही स्लीपर सेल्स उनके अंदर कौन से कम है। अब उनको उनका अंजाम भी मिलेगा, केजरीवाल जी को जल्दी मिलेगा, छोड़ेंगे थोड़ी आरएसएस वाले उन्हें। खैर, तो अगर तेजस्वी यादव जी चाहें, कांग्रेस पार्टी चाहे और लेफ्ट की पार्टीज जो लड़ती हैं वहाँ पे मजबूती से चुनाव, वो चाहें तो 2 चीज़ें हैं। अगर ये सब हमारे साथ मिलकर आंदोलन करेंगे तो 100% पेपर बैलेट से चुनाव होंगे और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार जी के लिए भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पेपर बैलेट से चुनाव होना, वरना उनकी सीटें इतनी सी रह जाएंगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये आज की बात। तो अगर ये नहीं देंगे साथ, तो हम आंदोलन की तैयारी कर ही रहे हैं बिहार में, फिर भी हम आज नहीं तो कल पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। लेकिन बिहार में पेपर बैलेट से चुनाव कराए जा सकते हैं, शर्त फिर वही आ जाती है कि हम लोगों को ये साथ दें पॉलिटिकल पार्टी से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के वकील प्राचा साहब, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि किस प्रकार से ईवीएम को लेकर लगातार जो है गहमा गहमी मची हुई। डोनाल्ड ट्रंप कहने के बाद जो है उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव जो है वो ठीक नहीं है, इसको लेकर फिर से इस बात पे गर्मागर्मी तेज हो गई है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।